बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन के एग्जाम्पल नंबर 4.7, 4.8 एंड 4.9 ये सॉल्व करने वाले हैं। तीनों ही एग्जाम्पल बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम दो केसेस पढ़ते हैं। एक केस होता है जिसमें कि किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर फेंका जाता है, और दूसरे केस में किसी ऑब्जेक्ट को, किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है। बच्चों अब एग्जाम्पल 4.7 देख लेते हैं। Galileo in his book Two New Sciences stated that for elevation which exceed or fall short of 45 degree by equal amounts the ranges are equal. Prove this statement. हमें ये प्रूव करना है कि किसी प्रोजेक्टाइल को जो 45 डिग्री पे फेंका जा रहा है, अगर सेम अमाउंट में उसका ये जो एंगल है वो इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए 45 से, तो दोनों ही केसेस में जो रेंज है वो सेम रहेगी। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर थ्रो किया जाए अगर, और थीटा की वैल्यू हो 45 डिग्री, तो इससे हम जितना एंगल एक्सीड कर रहे हैं अगर उतना ही एंगल डिक्रीज करेंगे तो दोनों ही केसेस में जो रेंज है वो सेम मिलेगी। ये हमें इसमें प्रूव करना है। सपोज ये 45 है, हमने इसमें 45 में थीटा या अल्फा प्लस कर दिया है, तो हम यहाँ से थ्रो कर रहे हैं अब इसको, और ये वाला जो एंगल है, सपोज ये एंगल है 45 प्लस अल्फा, और अब इसको 45 को हमने ऐसे ही बाय अल्फा डिक्रीज कर दिया है और तब इसको थ्रो किया। अब ये जो एंगल है, ये नीचे वाला एंगल, ये एंगल हो गया 45 माइनस अल्फा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन केसेस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में, दोनों ही केसेस में जो रेंज है वो कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है ना। 45 के लिए ये सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अगर बाय अल्फ़ा इसको डिक्रीज कर दिया जाए या इंक्रीज कर दिया जाए तो दोनों ही केसेस में रेंज डिक्रीज हो जाती है और दोनों केस में इक्वल रहती है। मीन्स एंगल को सेम अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज करें तो रेंज सेम ही रहेगी। बहुत ऊंचा किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए या फिर बहुत नीचे थ्रो किया जाए तो दोनों ही केसेस में रेंज जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और अगर वो 45 से इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहे हैं एंगल्स तो रेंज भी सेम रहेगी। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब हमें यहाँ पर ये शो करना है कि अगर थीटा की वैल्यू एक बार 45 प्लस अल्फ़ा लें और एक बार 45 माइनस अल्फ़ा लें तो दोनों ही केस में R की वैल्यू सेम रहेगी। तो हमने क्या किया, एक बार हमने रेंज ली जब थीटा जो है वो 45 प्लस अल्फ़ा है, और यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू रख दी है 45 प्लस अल्फ़ा फॉर्मूले में। तो साइन 2 थीटा होता है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गई तो ये आ गया 90 प्लस 2 अल्फ़ा, और साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा, तो इस तरह से साइन 90 प्लस 2 अल्फ़ा क्या आ गया, कॉस 2 अल्फ़ा, और हमको रेंज की वैल्यू मिल गई यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन जी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम थीटा की वैल्यू 45 माइनस अल्फ़ा रख देते हैं। तो थीटा की वैल्यू 45 माइनस अल्फ़ा रखेंगे तो यहाँ पर यू स्क्वायर साइन 2 45 माइनस अल्फ़ा अपॉन जी ये आ जाएगा। 2 की हमने मल्टीप्लाई कर दी तो यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 अल्फ़ा, ये 2 की मल्टीप्लाई हो गई अपॉन जी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये भी कॉस थीटा होता है, तो हमको फिर से कॉस 2 अल्फ़ा मिल गया। तो R 45 माइनस अल्फ़ा, इस एंगल के लिए जो रेंज है वो भी हमको सेम मिल गई जो यहाँ पर 45 प्लस अल्फ़ा के लिए मिली थी। तो इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से ये क्लियर हो गया कि दोनों ही केसेस में जो रेंज है वो सेम आ जाती है। यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 4.8। बच्चों अब एग्जाम्पल 4.8 देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में एक हाइकर है जो एक एज ऑफ क्लिफ पर है और क्लिफ की हाइट है 490 मीटर अबव द ग्राउंड, और वहाँ से एक स्टोन हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है। तो बच्चों ये तो हमें समझ में आ गया कि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला केस है। विद इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है। नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। अब हमें टाइम फाइंड करना है, ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा उसे। और क्या फाइंड करना है हमें, एंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, और जिस टाइम वो ग्राउंड को हिट करता है उस टाइम उसकी स्पीड क्या है। हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको हम यहाँ इस डायग्राम से समझ लेते हैं। ये एक क्लिफ है जिसकी हाइट है 490 मीटर, और यहाँ से इसके टॉप से एक स्टोन को थ्रो किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली। तो उसको इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू इनिशियल वेलोसिटी जिसकी वैल्यू है 15 मीटर पर सेकेंड, इससे थ्रो किया जाता है। उसके बाद वो ग्रेविटी की वजह से इस तरह से आकर ग्राउंड को हिट कर देता है। तो यहाँ हमें फाइंड करना है कि यहाँ से चलने के बाद ग्राउंड हिट करने तक उसको कितना टाइम लगा। तो एक तो हमको ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इसका वो फाइंड करना है। दूसरा हमको इसमें ये देखना है कि जिस टाइम ये स्टोन ग्राउंड को हिट करता है उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो हमको ये वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन। हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमें वेलोसिटी दी रहती है वो पूरा टाइम कांस्टेंट रहती है, क्योंकि एक ही बार इनिशियली उस पर फोर्स लगती है, उसके बाद कोई फोर्स नहीं लगती हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फिर तो वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे आता है। इसलिए जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये ux जो u है ये 15 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। अब हमें टाइम फाइंड करना है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के डेरिवेशन में हमने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया था कि जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक नीचे आने का जो टाइम है इसका, उसका फॉर्मूला होता है। तो बस हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। हाइट हमें गिवन है 490 मीटर, जी की वैल्यू 9.8। अब सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी 10 सेकेंड। मीन्स 10 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। अब और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जिस टाइम ये इसको हिट करता है तो उस टाइम इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है और वर्टिकल वेलोसिटी भी है। तो हमें उन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। तो जिस वेलोसिटी से स्टोन हिट कर रहा है ग्राउंड को वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी का रिजल्टेंट। तो अब हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी दोनों की वैल्यू चाहिए। हमने बात की थी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो चेंज होती ही नहीं है क्योंकि वहाँ कोई और फोर्स नहीं होता है, इसलिए Vx की वैल्यू तो वही रहेगी जो Ux की वैल्यू है, मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि इनिशियली जब उसे थ्रो किया जाता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो उस टाइम उसकी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं ली जाती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है उसमें। लेकिन ग्रेविटी की वजह से फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी होती है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लगा दी है, इक्वेशन ऑफ मोशन की, Vy इज इक्वल टू uy प्लस gt। यहाँ इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी थी, हॉरिजॉन्टल में ही दी थी, इसलिए ये वैल्यू हो गई 0। तो Vy की वैल्यू आ गई gt, g की वैल्यू 9.8 और t अभी हमने कैलकुलेट किया है 10, तो 98 आ जाती है Vy की वैल्यू। इस तरह से हमारे पास अब Vx की भी वैल्यू है, Vy की भी वैल्यू है, दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर रख देंगे। 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट,
ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। अब इन दोनों को ऐड कर लिया और यहाँ इनका स्क्वायर रूट निकाल लिया। बच्चों हमने पिछली कई वीडियो में स्क्वायर रूट फाइंड करना सीख लिया है, फिर भी आपको अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम एक बार फिर से देख लेंगे इसको कि हम किस तरह से जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया तो ये 99.14 आता है, जिसको हमने नियरली इक्वल 99 मीटर पर सेकेंड ये ले लिया है। तो वेलोसिटी हमें 99 मीटर पर सेकेंड मिल जाती है। तो बच्चों यही हो गई रिजल्टेंट वेलोसिटी जिससे कि स्टोन ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4. इस एग्जाम्पल में एक क्रिकेट बॉल को हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए थ्रो किया जाता है विद स्पीड 28 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों अब ये वो केस आ गया जिसमें प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब हमें यहाँ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है, ये इनिशियल वेलोसिटी हमें u गिवन है। क्या कैलकुलेट करना है? ए पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है ए मैक्सिमम हाइट, कि जब उसको 30 डिग्री पर थ्रो किया जाएगा तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। बी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, मतलब ग्राउंड पर ही वापस आने में उसे कितना टाइम लगेगा, मीन्स हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है यहाँ पर। सी पार्ट में द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल, जहाँ से थ्रोअर ने बॉल को फेंका है और बॉल जहाँ आकर गिर रही है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। मीन्स हमको यहाँ पर ग्राउंड पर जो उसने डिस्टेंस इस तरह से हॉरिजॉन्टली कवर की है वो देखनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है इसमें हमें। तो ए पार्ट में हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, बी पार्ट में हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है और सी पार्ट में हमको हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हमको बॉल की इनिशियल स्पीड गिवन है 28 मीटर पर सेकेंड और उसको थीटा एंगल पर थ्रो किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है। अब ए पार्ट में हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है कि वो कितनी हाइट तक जाएगा। तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमने u की वैल्यू 28 रख दी, तो ये 28 का स्क्वायर हो गया। साइन थीटा साइन 30, तो ये इसका साइन थीटा का स्क्वायर है ना, तो यहाँ इसका स्क्वायर कर दिया। 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2, तो यहाँ पर हमने 1/2 लिख लिया है और स्क्वायर है इसलिए हमने 2 बार लिख लिया है। यहाँ भी स्क्वायर है तो इसको भी हमने ऐसे ही 2 बार लिख लिया। अब यहाँ 2 से ये कैंसिल 14, फिर इस 2 से ये 14 और फिर एक 2 से और ये कैंसिल हो गया, 14 जो है तो 7 आ गया। तो 7 इंटू 14 अपॉन 9.8, इसको जब हमने और सॉल्व किया तो ये आ गई वैल्यू 10 मीटर, क्योंकि 14 7 जा 98, तो यहाँ 0.7 आ गया और 0.7 से हमने 7 को डिवाइड किया तो 10 मीटर आंसर आ गया। कैलकुलेशन है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं इसको। अब बी पार्ट में हमको टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। u की वैल्यू हमें 28 गिवन है, थीटा की वैल्यू 30 गिवन है। ये सब वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख ली हैं। साइन 30 को हमने 1/2 रख लिया है और उसके बाद जस्ट कैलकुलेशन कर ली है हमने, तो ये हमको वैल्यू मिल जाती है 2.86 सेकेंड। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका वो 2.86 सेकेंड आ जाता है। अब सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में बच्चों फाइंड करना है द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम पॉइंट, मतलब कि हमको हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है। तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज का फॉर्मूला है। इसमें हमने सारी वैल्यूज़ रख ली हैं। u की वैल्यू 28, तो यू स्क्वायर है तो 28 का स्क्वायर। यहाँ पर थीटा 30 है, 30 की मल्टीप्लाई 2 से हुई तो 60 आ गया। साइन 60 की वैल्यू √3/2। बाकी सब वैल्यूज़ हमने इसी तरह से रख ली हैं।
अब इसको हमने सॉल्व किया, √3 की वैल्यू 1.732 रख के, तो मल्टीप्लाई करने के बाद और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करने के बाद हमको ये वैल्यू मिल जाती है 69.28। हम इसको राउंड ऑफ करके 69 मीटर लिख लेते हैं। मीन्स हमें ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है आर की वैल्यू हमें 69 मीटर मिल जाती है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।